सुबह के 6 बज चुके थे, पर चांदनी सारी रात नहीं सोई थी। उसने सारी रात करवटें बदलते ही बिता दी थी। पिंकी भी अपने पापा की फिक्र में सारी रात नहीं सो सकी। पर सुबह होते होते उसकी आंख लग गई थी। चांदनी ने उसकी ओर देखा और फिर उठकर बैठ गई। उसने रूम की खिड़की खोली और बाहर देखते हुए बोली, ये क्या दिखा दिया आपने मुझे कान्हा जी? क्यों दिखा दिया? पिंकी को किस्मत उसकी बचपन की मोहब्बत देने जा रही है और अमित से उसका सब कुछ छीनने जा रही है। और अनाया, इन सब से तो उस बेचारी का कोई लेना देना ही नहीं है, फिर भी उसे सजा मिलने जा रही है। प्लीज कान्हा जी, इस अनर्थ को होने से रोक लीजिए। अगर ये शादी हो गई तो बहुत से लोगों की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। प्लीज ऐसा मत करिए कान्हा जी, बदल दीजिए किस्मत के इस लिखे को, मत बनाए मुझे इतने लोगों का गुनाहगार। मैं सारी जिंदगी किसी से नजरें नहीं मिला सकूंगी। प्लीज कान्हा जी, मत करिए ये सब। इतना कहकर उसने अपनी आंखें बंद कर ली। तभी उसके घर की बेल बज उठी। उसने अपने आंसू पोंछे और तेजी से सीढ़ियों से नीचे आई। उसने दरवाजा खोला तो उसके सामने अनु खड़ी थी। अनु ने उससे कोई बात नहीं की और सीधे घर के अंदर आ गई। उनकी आवाज सुनकर राजीव भी अपने कमरे से बाहर आ गया। चांदनी अंदर आकर अपनी चाची से बोली, आप नहा लीजिए चाची, मैं तब तक सबके लिए नाश्ता बना देती हूँ। अनु थैले से सारा सामान निकालकर टेबल पर रखते हुए बोली, कोई जरूरत नहीं है, तू जाकर अपने ऑफिस के लिए रेडी हो जा। ये सब मेरा काम है, ये सब मैं खुद कर लूंगी। आज मैं ऑफिस नहीं जा रही हूँ चाची, तो आप घर के काम का टेंशन मत लीजिए, मैं सब कर लूंगी। आप नहा लीजिए, मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ। इतना कहकर चांदनी तेजी से किचन में चली गई। अनु भी बिना कुछ कहे अपने कमरे की ओर चली गई। उनके जाते ही राजीव मन ही मन बोला, ये जो कुछ हो रहा है इससे इस घर के लोगों के दिलों के बीच दूरियां आने लगी है। भगवान ना करे, अगर पिंकी और अमित की शादी हो गई तो कुछ नहीं बचेगा। सारे रिश्ते तितर बितर हो जाएंगे और उसका इल्जाम चांदनी पर लगेगा। क्या करूं, कैसे इस मुश्किल वक्त से चांदनी को बाहर निकालूं? तभी अमित भी आ गया और आते ही चीखा, चांदनी चाय बना मेरे लिए, सिर में बहुत दर्द हो रहा है। हाँ चाय ही बना रही हूँ अमित, चांदनी किचन से ही चीखी। अमित सिर टिकाकर सोफे पर बैठ गया। उसकी आवाज सुनकर अनु तुरंत अपने कमरे से बाहर आई। तभी अमित की नजर उन पर पड़ गई और वो उठकर अपने कमरे में जाने लगा। अनु ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, रुक जा अमित, मुझसे क्यों नाराज है? मैंने तेरी शादी करने का फैसला पिंकी से नहीं किया है। अमित ने बिना कुछ कहे अपना हाथ छुड़ा लिया तो अनु बोली, कल से तू ना मुझसे बात कर रहा है और ना अपने पापा से। अभी भी सारे रास्ते तूने मुझसे कोई बात नहीं की, पर मैं सिर्फ इसलिए चुप रही क्योंकि तू ड्राइव कर रहा था। मेरे पास 100 बातों का सिर्फ एक ही जवाब है माँ, मैं पिंकी से शादी किसी कीमत पर नहीं करूंगा। ये बात आप भी अच्छे से जान लीजिए और पापा को भी समझा दीजिए। अमित पलटकर बोला। अनु ने अपनी आंखें बंद की और खुद को संभाल कर बोली, मैं भी नहीं चाहती हूँ अमित कि तेरी शादी पिंकी से हो, क्योंकि मैं अच्छे से जानती हूँ कि जबरदस्ती के रिश्ते जिंदगी पर बोझ बन जाते हैं। तू थोड़ा सब्र तो रख। भाई साहब की सर्जरी होते ही उनकी हालत में सुधार हो जाएगा और फिर सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। आज ही तेरी शादी पिंकी से नहीं होगी जो तू ऐसे रिएक्ट कर रहा है। मैं बस तुझसे इतना कह रही हूँ अमित कि इस वक्त पिंकी का परिवार मुश्किल में है। राजेंद्र भाई साहब आईसीयू में है और प्रीतु का रो रो कर बुरा हाल है। एक तरफ पति की जिंदगी की फिक्र तो दूसरी ओर बेटी के भविष्य की चिंता। इसलिए प्लीज प्रीतो के सामने अपने पापा से कोई बहस मत करना, मैं उन्हें खुद समझा लूंगी। अमित ने उनकी ओर देखा और बोला, इतना नासमझ नहीं हूं मैं माँ। अगर होता तो कल पूरी रात थी मेरे पास पापा से बात करने के लिए, पर फिर भी मैंने हॉस्पिटल में प्रीतो आंटी के सामने पापा से कोई बात नहीं की। पर हाँ, पिंकी को ये बात जरूर पता चल गई है और उसने मुझसे शादी करने से साफ इनकार कर दिया है। इसलिए पापा से कहिए कि कल सर्जरी होते ही अंकल को साफ साफ बता दे कि ये शादी नहीं होगी। इतना कहकर अमित अपने कमरे में जाने के लिए पलटा ही था कि तभी उसकी नजर दरवाजे पर खड़े अपने पापा पर पड़ी, जिन्होंने ये सब सुन लिया था। उसे दरवाजे की ओर देखते देख अनु ने भी उस ओर देखा तो सामने धीरज को देखकर उसकी परेशानी और बढ़ गई। वो तुरंत उनके पास आकर बोली, अरे आप आ गए, पिंकी के मामाजी हॉस्पिटल पहुंच गए क्या? मोहन ने आहिस्ता से हाँ में अपना सिर हिला दिया तो अनु उनकी बाह छूकर बोली, चांदनी चाय बनाकर ला रही है, तब तक आप नहा लीजिए और फिर थोड़ी देर आराम कर लीजिए, फिर साथ हॉस्पिटल चलते हैं। धीरज ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया।
और अमित के पास आकर बोले, दुश्मन नहीं हूँ तुम्हारा बेटा, बाप हूँ तुम्हारा। मेरे लिए मेरे दोनों बच्चों की खुशी सबसे ऊपर होती है, इसलिए मैंने यूं ही तुम्हारी शादी पिंकी से करने का फैसला नहीं है। सोच समझकर ही मैंने ये बात राजेंद्र से कही है। पिंकी बहुत अच्छी और समझदार लड़की है अमित, वो तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छी पत्नी और इस घर की एक बहुत अच्छी बहू साबित होगी। लगता है आपने ठीक से मेरी बात सुनी नहीं पापा, या फिर सुनकर भी अनसुनी कर दी है। मैं अनाया से प्यार करता हूँ और उसी से शादी करूँगा, इसलिए अच्छा होगा अगर आप अंकल की सर्जरी होते ही ये बात अंकल को खुद बता दे, वरना मैं बता दूंगा। इतना कहकर अमित वहां से चला गया। धीरज अनु की ओर देखने लगे, पर अनु कुछ बोल नहीं सकी। धीरज चुपचाप अपने कमरे में चले गए। किचन के दरवाजे पर खड़ी चांदनी ने जब ये सब सुना तो फिर से किचन में आ गई और चाय छानने लगी। दूसरी ओर धीरज रूम में आते ही परेशान होकर बेड पर बैठ गए। उन्हें इतना परेशान देखकर अनु भी उनके पास आकर बैठकर बोली, इतनी टेंशन मत लीजिए, वरना आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। अमित अब कोई छोटा बच्चा नहीं है, वो अब बड़ा हो चुका है और अपनी जिंदगी के फैसले खुद ले सकता है। हम जबरदस्ती उससे कुछ नहीं करवा सकते। ये सुनकर धीरज भी उसकी ओर देखकर बोले, मैं भी उसके साथ कोई जबरदस्ती नहीं करना चाहता अनु। मैं जानती हूँ, पर आप क्यों नहीं समझ रहे हैं कि वो अनाया को पसंद करता है। समझ रहा हूँ अनु, और बहुत अच्छी तरह समझ रहा हूँ, पर शायद तुम मेरी बात नहीं समझ रही हो। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें अच्छे से समझाता हूँ। पिंकी और अमित का जो वीडियो वायरल हुआ है, तुम्हें क्या लगता है अनु कि वो वीडियो अभी तक अनाया और उसके पिता के पास नहीं पहुंचा होगा? धीरज का ये सवाल सुनकर अनु की आंखें खुली की खुली रह गई। तभी धीरज फिर से बोले, पहुंच चुका होगा, और शायद इस वीडियो को देखने के बाद भी अनाया और अमित के बीच सब कुछ ठीक है, ये भी मैं समझ गया हूँ। पर क्या उसे देखने के बाद विशाल साहब को कोई फर्क नहीं पड़ा होगा? और ये भी मैं जानता हूँ कि सब इस बात पर यकीन जरूर कर लेंगे अनु, कि किसी ने चांदनी का अकाउंट हैक करके ये वीडियो पोस्ट किया है। पर तुम इस बात का यकीन लोगों को कैसे दिलाओगी कि जो इस वीडियो में दिखाई दे रहा है वो सच नहीं है? अनु परेशान होकर सोच में पड़ गई। अनु, तुम और मैं दोनों समाज में रहते हैं और समाज के लोगों को अच्छे से जानते हैं। कल को अगर ये सच हमने सबके सामने ला भी दिया कि अमित और पिंकी के बीच कुछ नहीं है, तो भी लोगों के मुंह बंद नहीं होंगे। विशाल साहब भी ये सब देखने के बाद अपनी बेटी का हाथ अमित के हाथ में कभी नहीं देंगे। इसलिए तुम बेवजह के सपने देखना छोड़ दो और अमित को भी मत दिखाओ। सिवाय दर्द के कुछ नहीं मिलेगा हमारे बेटे को। इतना कहकर धीरज वॉशरूम में जाने लगे, पर फिर उनके कदम रुक गए और वो पलटकर बोले, पर हाँ, अगर विशाल साहब को इस बात पर यकीन है कि अमित सिर्फ उनकी बेटी से प्यार करता है और उन्हें अमित और अनाया की शादी से कोई ऐतराज नहीं हुआ, तो मुझे भी नहीं होगा। अनु के चेहरे पर जैसे चमक सी आ गई, पर धीरज वॉशरूम की ओर जाते हुए बोले, बैंक की पासबुक निकाल कर रखो, मुझे बैंक से कुछ रुपए विड्रॉ करने हैं। अनु ने आहिस्ता से अपना सिर हिला दिया। दूसरी ओर विशाल परेशान अपने कमरे में टहल रहा था। तभी कृषि और परी वहां आ गए। उन्हें देखकर विशाल के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। कृषि ने आगे आकर उन्हें गले लगाया और बोला, मामू, आज समीर मामू वापस दिल्ली जा रहे हैं और परी जाने से पहले आपसे मिलना चाहती थी, तो मैंने सोचा कि मैं खुद ही इसे यहाँ ले आता हूँ, आपसे भी मिल लूंगा। विशाल उसके गाल को छू कर बोला, अच्छा किया। तभी परी भी आकर विशाल के सीने से लग गई। विशाल उसके सिर पर हाथ फेरकर बोला, इतनी जल्दी क्या है बेटा तुम लोगों को जाने की? कुछ दिन अपने विशाल मामाजी के पास नहीं रुकोगी? मैं तो रुकना चाहती हूँ, पर नेक्स्ट वीक से मेरे एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं मामाजी, इसलिए जाना पड़ेगा। पर आई प्रोमिस, एग्जाम खत्म होते ही आपके पास आ जाऊंगी, परी मुस्कुराते हुए बोली। विशाल ने पास की टेबल से एक गिफ्ट पैकेट उठाया और परी को देते हुए बोला, ये तुम्हारे लिए गिफ्ट। क्या है इसमें मामाजी? परी ने उसे देखते हुए पूछा। तो कृषि ने फट से जवाब दिया, वही जो तुझे चाहिए था, टैबलेट। परी खुशी से उछलते हुए विशाल के गले लग गई। विशाल के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। उसने परी के माथे को चूमा और बोला, बहुत मिस करूंगा मैं अपनी छोटी सी गुड़िया को। परी भी तुरंत बोली, मुझे भी आपकी बहुत याद आएगी मामाजी। तभी विशाल ने एक पैकेट और उठाया और परी को देते हुए बोला, ये अवनी के लिए है, उसे दे देना। परी ने आहिस्ता से अपना सिर हिला दिया और बोली, ये मैं नानी को दिखाकर आती हूँ। विशाल मुस्कुरा दिया तो परी वहां से चली गई। उसके जाते ही कृषि विशाल से बोला, मामू, मुझे आपसे कुछ बात करनी है।
विशाल अलमारी की ओर बढ़ते हुए बोला, कृषि अगर कुछ जरूरी बात ना हो तो क्या हम शाम को बात करें? एक्चुअली आज मेरी एक बहुत जरूरी मीटिंग है, मुझे आपसे अमित को लेकर कुछ बात करनी है मामू। तभी कृषि बोला। विशाल ने तुरंत पलटकर उसकी ओर देखा तो कृषि उसके पास आकर बोला, मामू वो वीडियो फेक है, किसी ने उसे एडिट करके चांदनी के सोशल मीडिया अकाउंट पर डाल दिया है, और वो भी चांदनी का अकाउंट हैक करके। विशाल फिर से पलट गया और अलमारी से अपने कपड़े निकालते हुए बोला, ये सब मुझे क्यों बता रहे हो कृषि? मुझे अमित और उसके परिवार से कोई लेना देना नहीं है, पर अनाया को तो है ना मामू। तभी कृषि बोला। उसके इतना कहते ही विशाल ने तुरंत पलटकर उसकी ओर देखा। वो तेजी से उसके पास आया और उसने पूछा, तुम अमित और अनाया के बारे में जानते हो कृषि? कृषि ने आहिस्ता से हाँ में अपना सिर हिला दिया। तो विशाल ने उसकी दोनों बाहें पकड़ी और बोला, तुम्हें मुझे अमित और अनाया के बारे में बहुत पहले बता देना चाहिए था कृषि। मुझे खुद ये बात अनाया की बर्थडे की रात पता चली थी। मैं आपको बताना चाहता था पर अनाया ने मुझे रोक दिया था। आप बैठिए, मैं आपको सब कुछ बताता हूँ। कृषि ने उसे पकड़कर बेड पर बैठाया और उसे सब कुछ बताने लगा। दूसरी ओर चांदनी और पिंकी दोनों मंदिर में हाथ जोड़े खड़ी थी। एक ओर चांदनी भगवान से अपने सपने सच न होने की प्रार्थना कर रही थी, तो दूसरी ओर पिंकी अपने पापा की सलामती की प्रार्थना कर रही थी। तभी एक औरत पिंकी को देखकर दूसरी औरत से बोली, इन दोनों लड़कियों ने तो अपने परिवार की इज्जत मिट्टी में मिलाकर रख दी है। इसलिए कहते हैं लड़कियों को ज्यादा आज़ादी नहीं देनी चाहिए, वरना ऐसे ही गलत फायदा उठाती है। उसकी बातें सुनकर चांदनी गुस्से में उनसे कुछ कहने जा ही रही थी कि तभी पिंकी ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, नहीं चांदनी, इस वक्त नहीं, चल यहाँ से, पापा की तबीयत ठीक नहीं है, चल। इतना कहकर पिंकी चांदनी का हाथ पकड़कर उसे वहां से ले जाने लगी। पर तभी राजीव बोला, एक मिनट पिंकी। उसकी आवाज सुनकर चांदनी और पिंकी दोनों के कदम रुक गए। राजीव उनके पास आया और उन औरतों को देखकर बोला, पिंकी अगर लोगों की बकवास चुपचाप सुनोगी तो उन्हें ये लगेगा कि तुम गलत हो और तुम्हारे पास कहने को कुछ नहीं है, इसलिए लोगों की सुनना बंद कर दो और चांदनी की तरह उन्हें जवाब देना सीखो। जवाब देने से तुम शायद लोगों को मुंह फट लगो, पर लोग तुमसे कुछ भी कहने से पहले 100 बार सोचेंगे, और जो हुआ है तुम्हारे साथ उसे करने की हिम्मत कभी नहीं करेंगे। राजीव ठीक कह रहे हैं पिंकी, जब तक हम सुनेंगे लोग हमें सुनाएंगे। अगर तूने मुझे रोका नहीं होता तो मैं इन्हें अच्छे से जवाब देती। अभी बताती हूँ जाकर इन्हें। चांदनी इतना कहकर उन औरतों के पास जाने लगी, पर तभी राजीव ने उसे पकड़ लिया और बोला, अब कोई जरूरत नहीं है। तभी वो दोनों मुंह सड़ाकर वहां से चली गई। चांदनी राजीव को घूरने लगी। उसका चेहरा देखकर राजीव तुरंत बोला, मुझे अच्छे से पता है चांदनी कि तुम शेरनी हो। मैं पिंकी को समझा रहा था, तुम्हें हीरोइन बनने की जरूरत नहीं है। मिस्टर राजीव, इस कहानी की हीरोइन मैं ही हूँ, समझे आप। अब हमें हॉस्पिटल ले चलिए, लेट हो रहे हैं हम। तभी चांदनी मंदिर की सीढ़ियों से नीचे जाते हुए बोली। पिंकी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। राजीव ने उसे मुस्कुराते देखा तो बोला, ऐसे ही मुस्कुराती रहा करो, अच्छी लगती हो। पिंकी मुस्कुराते हुए चांदनी के पीछे जाने लगी। उसके जाते ही राजीव ने पलटकर कान्हा जी की मूर्ति के सामने हाथ जोड़े और फिर उनके पीछे चला गया। लेखिका कविता वर्मा। अगर आपको मेरी लिखी कहानियां पसंद आ रही है और आप इस कहानी को आगे भी पढ़ना और सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और आज ही सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।